Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे कल हमने जो वीडियो थी उसमें बात की कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और कूलॉम्ब्स फोर्स या आप कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो कूलॉम्ब्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में हमने क्या की थी, कंपैरिजन की थी कि उनमें क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, दोनों चीज़ों के बारे में बात की थी। ठीक है, तो अब इन दोनों के मैंने कल इस वीडियो के साथ ये भी बोला था कि आपका इससे आगे जो एग्जाम्पल है वो कहीं ना कहीं तक इस चीज़ से जुड़ा है और वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसके दिए जाने के पीछे कुछ और रीजन नहीं है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं, आज एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं 1.4। तो एग्जाम्पल क्या, देखिए मैं बता देता हूँ, मैंने तो केवल यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी दो आवेशित पार्टिकल हैं जिनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल और जो हमारे पास कूलॉम्ब्स बल है यानी स्थिर विद्युत बल है उसके परिमाण की तुलना करनी है। करनी कैसे कैसे है, कंडीशन दे रखी है उन्होंने। जो ए पार्ट है उनका, उसमें दो भाग हैं। एक तो यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तब उनके बीच में तुलना करनी है, और यदि दोनों ही प्रोटॉन हो यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो यहाँ अट्रैक्शन होगा, यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। तो इस टाइम ये तो केवल कंडीशन हुई किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की भी इसमें वैल्यू निकालनी है और उनकी कंपैरिजन करनी है। नेक्स्ट में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए कब, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो और साथ में इलेक्ट्रॉन इस बल के कारण कितना त्वरित हो सकता है, तो वो त्वरण का मान बताना है, और प्रोटॉन कितना हो सकता है ये भी बताना है। तो ये 1.4 एग्जाम्पल है। तो देखिए ज्यादा डिटेल से इसको कैलकुलेट तो नहीं करूंगा मैं, आपको मैं समझा देता हूँ, आप थोड़ा और बुक से समझिएगा। देखिए पहले खंड पे आते हैं हम ए वाले पर, और उसने कहा फर्स्ट। तो सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो जो वैल्यूज हैं वो मैं लिख देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है me 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, ठीक। और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, चार्ज की मैं बात करूं तो QE जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और QP भी यही होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो जो उसमें कांस्टेंट यूज होता है G, उसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो यूज करते हैं कांस्टेंट 1/4 और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, और वैल्यू हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इन्होंने एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में कि जो इनके बीच की दूरी हमें कैलकुलेट करनी है, वो कैलकुलेट करके चलनी है कि जो डिस्टेंस है r बराबर इन्होंने दे रखा 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम को आप जानते हैं 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है, 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। तो आर की वैल्यू आपकी वो है। अब आपके पास दो सूत्र होते हैं, कौन कौन से, कि एक तो होता है Fg, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रखा है Fg से, तो सूत्र होता है G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा होता है Fe, तो 1/4πε0 इंटू 1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये दो जो सूत्र हैं ये इनके जरिए आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब देखिए
वैल्यू हमें यहाँ किस किस चीज की चाहिए होगी उसको मैं आपको बता देता हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ वो सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इस तरह ये आपको वैल्यू चाहिए। तो क्या इनमें से कोई सी ऐसी वैल्यू जो आपकी यहाँ नहीं लिखी हुई, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, मास ऑफ प्रोटॉन भी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू लिखी हुई है QE और QP। R की वैल्यू वो लिखी हुई 10⁻⁻10 मीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो इस टाइम की मैं बात कर रहा हूं ये, तो हम जब इसको निकालते हैं तो यहां से आप इसकी जो आप वैल्यू निकाल लेंगे FG अपॉन FE की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो है आंसर वो पहले वाले का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड टर्म है इसका, जो सेकंड टर्म हुआ उसमें केवल क्या चेंज है कि जो सूत्र रहेगा तो वो दोनों जगह FG में भी कैपिटल G MP और MP, क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन है R इस बार सेम रहेगा। ऐसे ही 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, तो QP और QP दोनों जगह ही सेम रहेगा। तो ये चीज आपके पास ये वाली वैल्यूज भी हैं। आप इसी तरह से फिर निकाल सकते हैं FG अपॉन FE और आप यहां से इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके सोल्व कर सकते हैं। तो ये जब आप इस तरह से निकालते हैं तो लगभग जो FE है ये लगभग FG से 10 की पावर 35 या 36 गुना निकल के आता है। यानी आप ये देख सकते हैं कि F अगर हम जो गुरुत्वाकर्षण बल है इससे कम से कम 10 की पावर 36 गुना कौन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है इससे 10 की पावर 36 गुना लगभग कौन होता है, FE होता है, ठीक है। आप जब इस चीज को देखेंगे तो ये आपकी लगभग वैल्यू इतनी निकल के आएगी कि 10 की पावर 36 गुना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो आप समझ सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना वीक है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए ये चीज इसके पीछे का रीजन एक ये भी है कि देखिए अब मान लिया मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए द्रव्यमान यहां भी है, द्रव्यमान यहां भी है, ठीक है। चार्ज यहां भी है और चार्ज यहां भी है। तो द्रव्यमान के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा और चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल पर दोनों ही फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के टाइम पे क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जब लग रहा हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम वहां नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी उसको हम छोड़ सकते हैं कि उसको एक तरह से हम ऐसे सोच सकते हैं कि वहां उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल इस बल के सामने प्रभावहीन होगा, एक तरह से लगेगा लेकिन उसका इतना इफेक्ट इन चीजों पर नहीं होगा जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होगा, ठीक है। तो मैं केवल इस चीज को समझाना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो वीक फोर्स है वो कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। जो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दो अगर चार्ज पार्टिकल हैं तो दोनों पर एक साथ दोनों ही बल काम करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए उसको इस बल की तुलना में जब हम इस बल को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसको हम ऐसा मान के चलते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक यही रीजन है इसका। दूसरा देखिए अब यहाँ इसकी मैं बात कर लेता हूँ, जो हमारे पास V वाला इफेक्ट है इसका, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ दूसरे वाले पॉइंट की, तो देखिए इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो देखिए बल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना केवल, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं निकालना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस सूत्र से आपका निकल के आया होगा, ठीक है, तो वही यहां निकालना था, ठीक है।
अब एक नॉर्मल सा फंडामेंटल सूत्र है बल का, F बराबर m में। तो आप अगर A निकालते हैं तो A बराबर आता है F अपॉन m। तो अब F तो आपके पास ये निकला हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, बस रहा क्या, यहां द्रव्यमान। आप अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग दे देंगे, और अगर प्रोटॉन के लिए निकाल रहे हैं तो प्रोटॉन के द्रव्यमान से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो इस एग्जाम्पल के पीछे मेन रीजन था कि एक तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गुरुत्वाकर्षण की तुलना में, तो ये प्रूव करता है जब हम इनकी इंटेंसिटी का रेशो निकालते हैं उससे। ठीक, दूसरा मैंने ये चीज इसलिए भी बताई आपको कि ये एग्जाम्पल इसलिए भी है कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काउंट कर रहे होते हैं, यानी उसका परिमाण निकाल रहे होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम एक तरह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये उस चीज को भी इफेक्टिव करता है। ठीक है, तो ये तो था 1.4। अब देखिए एक एग्जांपल है यहाँ 1.5, तो उसमें देखिए मैं आपको बताऊं, उसमें आपको जो दिखा रखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस तरह से इफेक्टिव है, या किस कंडीशन में अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो कैसे कैसे चेंज हो जाता है। तो अब उन्होंने क्या कहा, देखिए कि दो गोले हैं, ये इस पर Q चार्ज है, इस पर Q डैश चार्ज है। ठीक है, तो या QA और QB ले लीजिए। तो दो गोले थे A और B, एक पर QA चार्ज है, एक पर QB चार्ज है। ठीक है, अब क्या इसके आगे, तो इन्होंने इसको भी एक कुछ अलग चीज से सेट कर रखा है, यानी पकड़ रखा, और इसको भी कुछ अलग चीज से पकड़ रखा है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल हैं तो इनके बीच में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू QA QB अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि इनके जो सेंटर की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप 10 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे हैं, 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर से मतलब है, तो यानी 10 की पावर -1 मीटर, 10 की पावर -1 मीटर की डिस्टेंस इसके इनके बीच में है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसके बीच में यहाँ एक हमने जो बल मान के चल रहे हैं वो कितना मान के चल रहे हैं, F मान के चल रहे हैं। चलिए, तो F का जो मान आया वो कितना आगे कैलकुलेट करने के बाद x। ठीक है, अब उन्होंने इसको एक दूसरी कंडीशन में लिया, उन्होंने कहा दो गोले C और D जो अनावेशित हैं, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज हैं, और इन पर कोई चार्ज नहीं है, तो इनको आपस में स्पर्श कराते हैं, A को C के साथ और D को B के साथ। ठीक है, तो अब देखिए जब दोनों को स्पर्श कराते हैं तो ये चीज देखिए मैं पहले ही बोल रहा था कि जब अनावेशित किसी एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ संपर्क में लाया जाता है तो जो आवेश होता है दोनों पर बराबर यानी समान रूप से वितरित हो जाता है। तो अब समझ के चलिए कि जब इन दोनों को स्पर्श कराया तो इन दोनों को स्पर्श कराने का मतलब कि जितना चार्ज A पर है, ठीक है, जितना चार्ज A पर आएगा उतना ही चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, C पर। अगर यहाँ QA चार्ज था तो QA चार्ज QA/2 इस पर भी होगा और QA/2 इस पर भी आ जाएगा। कब, जब इनको स्पर्श करा दिया होगा। ऐसे ही यहां हुआ होगा, किस पर, B और D पर, तो QB/2 इस पर और QB/2 इस पर। ठीक है, इस तरह की कंडीशन आपकी बन चुकी है। अब उन्होंने कहा कि अब इन C और D को फिर से अलग कर दीजिए, यानी कंडीशन, इनको पहले क्या कराया था, स्पर्श कराया था। अब उन्होंने कंडीशन क्या कर दी कि A पर अब क्या रह गया, QA/2 आवेश रह गया और B वाले पर QB/2 आवेश रह गया। ठीक है, और दूरी अब उन्होंने और एक चीज और चेंज कर दी, पहले जो दूरी 10 सेंटीमीटर थी अब उसको कितना कर दिया, घटाकर 5 सेंटीमीटर किया है। कितना, 5 सेंटीमीटर किया है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई अब कितनी होगी, 5 गुणा 10 की पावर -2 मीटर होगी। ठीक है, अब देखिए यहां अब इतना करने के बाद अब उन्होंने कहा दोबारा अब फिर से, यानी इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए ये जो दूरी है इसको आप क्या मान के चलिए, स्मॉल a, तो a कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये a मान लीजिए, और अब a डैश जो है वो कितनी है, a/2 है।
यानी 1/2 ये। ठीक है, अब देखिए तो अब यहाँ रख के चलिए, यहाँ जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास f इक्वल टू यानी एफ डैश आ जाएगा न्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा इनटू क्यू ए की जगह क्यू ए अपॉन 2 ऐसे क्यू बी अपॉन 2 और बटे आर की जगह भी कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ आर को रिप्लेस कर दूं किससे, ए से। ठीक है, तो ये कितना है, तो अब ए स्क्वायर था तो अब यहाँ कितना आ जाएगा ए डैश का स्क्वायर और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए डैश की जगह, चलिए आगे लिखते हैं, वो ये आ जाएगा एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 दूनी 4 यानी 1/4 क्यू बी अपॉन ए डैश का स्क्वायर है तो a/2 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो 1/4 इसको आगे ले लीजिए आप, 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बी अपॉन, अब देखिए जो हमारे पास ये था, आप कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी मल्टीप्लाई में यहाँ 4 और नीचे a स्क्वायर, इस 4 से 4 कैंसिल। तो अब देखिए ये जो इतनी वैल्यू बची आपकी ये वाली, ये किसका मान है, यही तो है, और इसकी वैल्यू कितनी है x, तो f डैश भी x है और f भी क्या है x है। इसका मतलब ये है कि अगर यहां से एक कंडीशन और निकल के आएगी कि अगर हमें देखिए कि आवेश दे रखे हों और दूरी दे रखी हो तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर वो हमसे कहता है कि हम आवेश को भी चेंज कर रहे हैं या दूरी भी चेंज कर रहे हैं, तो आप दोबारा फॉर्मूला चेंज कीजिए, यानी फॉर्मूले में जो वैल्यू जैसे जैसे चेंज करने के लिए बोला वैसे वैसे चेंज करिए और पहले वाले फोर्स के साथ आप रिलेशन निकाल लीजिए। आपको ये पता लग जाएगा कि फोर्स में क्या चेंज हुआ है। ठीक, इसमें एक चीज तो ये है। दूसरी चीज इफेक्टिव यहाँ यही चीज है कि आवेश और दूरी से क्या होता है, बल चेंज हो जाता है, यानी आवेश और दूरी के चेंज होने पर बल चेंज हो जाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाली कंडीशन है यहाँ जो मैंने ये आपको बताई है कि ये QA/2 और BA/2 कैसे हुआ। तो मैंने क्या बोला कि अगर एक कोई बॉडी है जिस पर यहाँ आप ऐसे मान के चलिए कि 4 कूलाम का आवेश था एक गोले पर। ठीक है, इस गोले पर 4 कूलाम का आवेश है। अगर मैं इस पर एक अनावेशित गोला इस तरह से लाके रख दूं, ठीक है, ये ए हो ये बी हो, तो अब ए, जब हम इस ए और बी को इस तरह से अलग करेंगे तो इस पर भी 2 कूलाम का आवेश रह जाएगा और इस पर भी 2 कूलाम का आवेश रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल बॉडी पर या चार्ज पार्टिकल के पास कोई एक अनावेशित पार्टिकल यानी जो अनचार्ज पार्टिकल है उसको लाते हैं तो टच करने के बाद इन दोनों में आपस में क्या हो जाता है, चार्ज इक्वल रूप से डिवाइडेशन हो जाता है, यानी जितना चार्ज ऊपर वाले पर होगा उतना ही चार्ज नीचे वाले पर आ जाएगा, यानी आधा आधा आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी हैं आपकी बुक्स में आगे, उन पर भी बाद में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आई थिंक कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए 1.5 और 1.4। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना।